हेलो एवरीवन, मैं हूं आशका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो अब तक आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं जो बेसिक लेवल के हैं। ठीक है, वैसा भी नहीं कि एकदम डीपली हम लोग हर एक टॉपिक पे जाएंगे, नहीं, हर एक टॉपिक से जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, उसके किसी पार्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेकिंग। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनती कैसे, उस पर थोड़ी बात करते हैं। ये आपसे पहले सवाल पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कह सकते हैं जो मेकिंग है वो शुरू कहाँ से हुई थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, है ना, जिसने बनाया था। क्या बनाया था, तो हम लोग जान सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तैयार की थी। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी, जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, उससे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ओरिजिनली इसमें 389 मेंबर्स थे, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं जो पाकिस्तान उस समय नहीं बना था, तो जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो भी इसमें इंक्लूडेड थे। लेकिन जब पार्टीशन होता है तब ये मेंबर्स घटकर 299 ही रह जाते। और मेंबर कैसे इलेक्ट हुए थे, तो प्रोविंशियल असेंबली थी, जैसे हमें प्रोविंशियल लेवल पे पावर दी थी ब्रिटिशर्स ने, तो हम लोग जीत कर गए थे, तो वो जो मेंबर्स थे उन्हीं ने चुने थे ये मेंबर्स। ठीक है, तो हमारे द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने गए थे, हमने जिन मेंबर्स को चुना प्रोविंशियल असेंबली के लिए, उन प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स ने फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके मेंबर्स को चुना। ठीक है, आगे चलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने मेजरली जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन जो आप देखते हैं। तो इसके जो हेड थे वो B.R. अम्बेडकर थे और ये 7 मेंबर्स थे। ठीक है, 7 मेंबर्स थे और इनका काम था वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, है ना। तो वो ड्राफ्ट इन्होंने कब सौंप दिया था, 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि बना कब था ये, जैसे यहाँ पे टाइम जो है हमें दिया गया होगा कि इसको बनने में कितना टाइम लगा। बनने में कितना टाइम लगता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। पहली मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। और हम लोग देखते हैं बन के तब कब तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 में, है ना। ये चीज है। इसको बनने में कितने पैसे लगे थे, तो 64 लाख रुपए में बस हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था। और इसको लागू कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। और इसके कुछ फैक्ट्स ये है कि दुनिया का ये सबसे लेंथीएस्ट, सबसे लंबा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है लिखा हुआ। ठीक है, जैसे इसके ओरिजिनल में है 395 आर्टिकल्स, इतने सारे आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल्स थे। अभी के टाइम पे देखेंगे इतने अमेंडमेंट हुए हैं कि इसमें 448 आर्टिकल है और 12 शेड्यूल है। ठीक है, 12 शेड्यूल है और ये सब याद करने वाली चीज है, इसको याद कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बोरो किया गया था, कौन सा पार्ट किस कंट्री से जो है हमने बोरो किया। जैसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उनका ये मानना था ना कि जो भी हर कॉन्स्टिट्यूशन की जो अच्छी चीजें है ना वो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, है ना। तो अलग अलग चीजें से उठाई गई, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारा ब्रिटिश इंडिया ने के टाइम पे ये एक्ट लागू किया गया था, तो बहुत सारी चीजें हमने इसी से उठाई हैं। ठीक है, सेम चीजें रखी गई, जैसे ब्रिटिश से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, यूएस से हमने फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, और आयरिश से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं जो रशिया था उस टाइम पे, या हम लोग सोवियत यूनियन कह सकते हैं, रशिया नहीं था उस समय। ठीक है, तो उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज उठाई। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हालांकि बाद में आई थी, लेकिन फिर भी तो ये सारी चीजें अडॉप्ट की गई। कुछ इसके फीचर्स है, जैसे हमारा फेडरल सिस्टम है। ठीक है, फेडरल सिस्टम क्या है कि हमारी पावर जो है वो अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक हमारा सेंट्रल लेवल पे पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर स्टेट लेवल पे, जैसे सेंट्रल लेवल पे हम लोग कह सकते हैं कि मोदी जी, जैसे स्टेट लेवल पे अलग अलग सीएम्स है ना, गवर्नर्स है, वो है। फिर एक और लोकल लेवल पे आते हैं, जैसे पंचायत होती है गांव में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है शहर के पास। तो वैसे जो हमारा जो है वो बटा हुआ है। फिर आते हैं सिंगल सिटीजनशिप है। यूएस में आप देखोगे वहां भी फेडरल सिस्टम है, तो वहां स्टेट लेवल पे भी पावर है और सेंट्रल लेवल पे भी। वहां इतनी छूट है कि आप 2 टाइप के सिटीजन होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे आपका एक सिटीजनशिप होता है कि मैं यूएसए का भी हूँ, और एक उसका एक स्टेट पे होता है। ठीक है, उसका एक
स्टेट पे होता है। जैसे टोटल 50 स्टेट है तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसके भी सिटीजन है। जैसे फॉर इंडिया का एग्जांपल दूं तो आपके दो आइडेंटिटीज हो जाएंगे कि मैं एक तो इंडिया का भी सिटीजन हूँ, एक यूपी का भी सिटीजन हूँ, या बिहार का भी सिटीजन हूँ, या वेस्ट बंगाल का भी सिटीजन हूँ। तो ये चीज तो वैसे ही, लेकिन इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी एक ही आइडेंटिटी है, दैट इज वी आर इंडियंस। ठीक है, तो हम लोग इंडियन ही सिटीजन है और कोई स्टेट के बेसिस पे हमारे सिटीजनशिप नहीं मिलता। फिर आते हैं हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब जितने भी 18 साल के ऊपर लोग हैं, ठीक है, वो सब वोट देते हैं और चुनते हैं हमारी सरकार को। ठीक है, लोकसभा में जो इलेक्शन होते हैं उसमें, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, जेंडर के हो या फिर रिलीजन के हो, फर्क नहीं पड़ता है। फिर आते हैं सेक्युलरिज्म है, कोई भी स्टेट में, हमारे स्टेट में सिंपली कोई भी रिलीजन ऊपर नहीं है, सारे रिलीजन हमारी नजर में जो है वो इक्वल है, इंटरफेरेंस ज्यादा जो है वो रिलीजन में नहीं करती ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, तो कोर्ट को ये पूरा हक है कि अगर कोई ऐसा लॉ आता है जो कोर्ट को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो फिर वो उसमें जुडिशियल रिव्यू जो है वो कर सकती है। ठीक है, जो उस चीज को हटा सकती है। फिर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कुछ ऐसी चीजों की भी लिस्ट है हमारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो चीजें होनी चाहिए, ठीक है, किसी स्टेट में होनी चाहिए कि आपको किस तरह से रूल करना है, ये उसकी लिस्ट जो है वो दी हुई है, गाइडलाइंस एक तरह से। जैसे हमारे एक लिस्ट में ये भी चीज है कि अल्कोहल जो है वो बैन होना चाहिए, है ना, तो क्या सरकार ने ये लागू कर दिया? नहीं, ये गाइडलाइन है कि ये चीजें होनी चाहिए। अब वो सरकार के ऊपर है, आप जाकर नहीं बोल सकते कि डीपीएसपी में लिखा है कि हमारी जो है वो अल्कोहल बैन होना चाहिए तो पूरे इंडिया में आप बैन कर दीजिए, नहीं, ये चीज नहीं हो सकती। ये अलग अलग गवर्नमेंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे गुजरात और बिहार में जो बैन है ना, तो वो भले कहने के लिए हो लेकिन बैन तो है, तो वो चीज है। ठीक है, तो ये डीपीएसपी में आता है, हालांकि बहुत डिटेल वाली चीज है, लेकिन हमने अगर शॉर्ट में इसको समझना है तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स है ना, 12 से 35 के बीच में, तो इसके ऊपर जो हम लोग अलग से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो भी है उन सब चीजों पे हम लोग अलग से बात करेंगे। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो 42nd अमेंडमेंट के दौरान लाई गई थी 1976 में, 11 ड्यूटीज है हमारी। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, फिलहाल हम लोग ये चीज। फिर आते हैं अमेंडेबिलिटी, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड नहीं है। अगर पूछे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और क्या एकदम ही फ्लेक्सिबल है कि पूरा ही चेंज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है? नहीं, आप फ्लेक्सिबल तो है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक चीजें लिखी हुई हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग कह सकते हैं रिजिड का भी एक मिक्सचर है और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप थोड़े मोड़े चेंजेस उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही। तो इसी के साथ जो बेसिक चीजें, जो बेसिक फैक्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको समझ में आएंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अंडर विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, किस प्लान के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी? माउंटबेटन प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, या फिर साइमन कमीशन प्लान? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन प्लान, 1946 में। बाकी की बात करें तो ये 1947 में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में आया था और साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया था। 1927 में बना था, 1928 में इंडिया आया था। Who was the chairman of drafting committee of the Indian Constitution? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आते हैं ऑन विच डेट डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट, कब जो है लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 30 जनवरी 1948। विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बॉर्डर्ड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सी चीज ली थी? पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर रूल ऑफ लॉ। ठीक है, फिर आते हैं विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इज इट 44th, 42nd, 52nd या फिर 86th? ठीक है, तो इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो ये जो चीजें आपको याद करनी है, समझनी है। और भी चीजें जो है वो डिटेल में आती है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा अग्नि बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ डिटेल में सारी चीजें समझ सकते हो। कि जैसे कैबिनेट मिशन प्लान था,
ये तो आप याद कर लोगे, लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी है वो आपको समझने की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे डिटेल थ्योरी क्लासेस मिलेगी, नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। प्रैक्टिस सेट मिलता है जिससे आपके प्रैक्टिस हो जाते हैं, ठीक है। एनटीए बेस्ड आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। काउंसलिंग सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो एडमिशन के बाद मतलब एडमिशन के टाइम पे जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और साथ साथ आपके जो सेपरेट बैच चलता है अलग अलग मीडियम के, आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी से पढ़ो, इंग्लिश के हो तो इंग्लिश से पढ़ो। जैसे आप यहाँ 2 अलग अलग देख सकते हैं, आप हिंदी के हो तो आप सिर्फ हिंदी से देखोगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, आप ऐप जो है वो डाउनलोड करके आप हमारे आप CHS JNV साइंस स्कूल जिससे भी है आप वहाँ पे जाकर पेमेंट करके आप जो हमारा कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आगे ऐसे भी जो है वो वीडियोस आते रहेंगी, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।